स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के प्रोसेस में आपको याद होगा हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, सेकंड स्टेप स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और थर्ड स्टेप स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन पढ़ा था। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया आज फाइनली। सेकंड जो स्टेप आएगा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में वो है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजी तो आपने चूज कर ली जो आपके बिजनेस के लिए आपको फिजिबल और मोस्ट इफेक्टिव लग रही है। अब उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है क्योंकि प्लानिंग तो ठीक है 90% आपने उस पर टाइम स्पेंड किया, आपने स्ट्रेटजी को डेवलप कर लिया, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा इट विल बी नॉट पॉसिबल कि आप उसका एडवांटेज ले सकें। या हम कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो जो आपने 90% वर्किंग करने पे अपना टाइम और रिसोर्सेज यूटिलाइज किए वो यूटिलाइजेशन नहीं होगी, वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ज़्यादा ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। जब तक सक्सेसफुली आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तब तक उस स्ट्रेटेजी की बेस पे जो आप रिजल्ट्स और आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप उनको जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं या डिफरेंट आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आ सकते हैं या जो बिजनेस ऑपरेशंस आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो कौन से वाले हैं? एक तो मैनेजमेंट, दूसरा ऑपरेशंस, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, देन मार्केटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब ये सारे के सारे जो बिजनेस फंक्शंस हैं ये मिलके स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन को इफ़ेक्टिव या इनइफेक्टिव बना सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी इनइफेक्टिव तब होगी जब इनमें से किसी भी फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आएगा ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। और इफेक्टिव तब होगी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जब ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली जैसा प्लान किया गया या जैसा कंपनी ने सोचा कि हम वर्किंग करेंगे तो हमारे जो भी हमारा पर्पस है लॉन्ग टर्म गोल जो भी है उसको अचीव करने के लिए हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उनमें क्या इश्यूज आ सकते हैं हम ये पढ़ेंगे आज की क्लास में। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पहले जानते हैं कि ये है क्या चीज़, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या कुछ ये कर सकती है। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। प्लानिंग तो यू ऑलरेडी हैव डन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस था। यू हैव फॉर्मुलेटेड द स्ट्रेटेजी। अब आपने उसको एक्शन फॉर्म में लेके आना है और उस एक्शन फॉर्म के दौरान डिफरेंट फोर्सेस को मैनेज करने का नाम है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा इट इज़ द प्राइमरीली एन ऑपरेशनल प्रोसेस क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस प्लान को या उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इट फोकसेस ऑन एफिशिएंसी। ऑब्वियसली आपने जो प्लान बनाया है जो स्ट्रेटजी आपने डेवलप की है उसको जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होंगे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो वो आपकी के बिजनेस को पहले से बेहतर कंडीशन में लेके जा रहा होगा। इट रिक्वायर्स स्पेशल मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर स्ट्रेटजी में की इम्प्लीमेंटेशन में आपके एम्प्लॉयज ही डीमोटिवेट हो जाएं कि ये तो सारे प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं, ये तो सब कुछ चेंज हो रहा है या वी हैव टू आप कह सकते हैं कि जो उनकी एफर्ट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पुट इन करना पड़ती हैं या फिर उनको क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है या उनकी जॉब जो है वो रीडिज़ाइन होना शुरू हो जाती है या जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है वो चेंज होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से दे माइट बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोटिवेटेड
और वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ चेंज के वक्त रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब चूंकि एक नई स्ट्रेटजी बन रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि ऑर्गेनाइजेशन की करंट वर्किंग के अंदर किसी ना किसी लेवल का कोई ना कोई चेंज आएगा। और उस चेंज के अगेंस्ट अगर तो एम्प्लॉयज़ ही रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो फिर तो देर इज़ नो चांस कि आपकी स्ट्रेटजी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगी। फिर वो आपको आउटकम भी ऑब्वियसली नहीं दे पाएगी। साइड बाय साइड इस सारे प्रोसेस में, जो कि स्ट्रेसफुल प्रोसेस है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। जो चेंज के दौरान एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड होता है, उसकी जो भी बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर जो चेंज आता है, ओवरऑल जो उसकी मेंटल और इमोशनल स्टेट होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांजिशन मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस ट्रांजिशन को और स्ट्रेटेजी को मैनेज और इम्प्लीमेंट करने के लिए लीडरशिप स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मैनी इंडिविजुअल्स। आप कह लें कि जहाँ पे भी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का हल्का सा भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, उस यूनिट में, उस सेक्शन में काम करने वाले सारे लोग जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, तब तक स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैन नेवर बी इफेक्टिव। अगर कोई एक भी इंडिविजुअल है वो रूमर्स फैलाना शुरू कर दे कि जॉब लॉस हो जाएगी या हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा या ब्ला ब्ला ब्ला, रूमर्स कोई भी किसी भी तरह का फैला सकता है, तो उसकी वजह से लोग डिफरेंट फियर्स की वजह से खामखा ही रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअली हर एक इंडिविजुअल जो है उसके वो अगर कोऑर्डिनेशन में इक्वली बिलीव ना कर रहा हो और कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रीब्यूटिव ना हो रहा हो, तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इनफेक्टिव हो सकती है। अब इसमें हम सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है या जो फंक्शन है कंपनी के अंदर, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, it is a shift in responsibility from strategists to divisional and functional managers. अब strategist ने तो अपना काम कर दिया, they have formulated the strategy, कंपैरिजन भी कर लिया, जो मोस्ट सुटेबल और feasible strategy है वो कंपनी को बता दी। अब ड्यूटी बनती है डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर्स कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए वट एवर दे मस्ट हैव टू डू, उनको करना पड़ेगा। प्लस अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको भी वो कन्विंस करेंगे कि इस स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के पूरे प्रोसेस में वो अपने मैनेजर का साथ दें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें। और इसमें प्रॉपर जो मॉनिटरिंग हो रही होगी वो भी ज़रूरी है, और वो भी आपके डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर्स कर रहे होंगे अलोंग विद द स्ट्रेटेजिस्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स कैन अराइज बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिसने स्ट्रेटेजी डेवलप की है, ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट बंदा है, वो तो कुछ भी सोचेगा, जो उसको प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन थी, प्रोवाइडेड फैक्टर्स थे, उसके बेस पे उसने स्ट्रेटेजी तो डेवलप कर दी। लेकिन एक्चुअली वो जो प्लान है उसको जब रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो जिसने सोचा सोचा कोई और, किसी ने इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस के गैप आएगा, एरर्स आएंगे, और ये शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। स्ट्रेटेजिस्ट ने अपना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल कर दी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दी, बेस्ट वन को चूज कर दिया। अब डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर विल ट्राई देयर बेस्ट एंड दे हैव टू ट्राई देयर बेस्ट के उस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करें। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड मोर बाय परसीव्ड सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब न्यू स्ट्रेटेजी बनी है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एम्प्लॉय और मैनेजर्स ये सोचेंगे कि उनके लिए ये बेनिफिशियल होगी, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बजाय इसके कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करें। अब यहीं से समझ आ रही है कि व्हेन दे विल बी बिलीविंग इन सेल्फ इंटरेस्ट,
इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो कहीं पे अगर उनको लगा कि उनके इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या उनके लिए तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नज़र नहीं आया कि फ्यूचर में इनको कोई फ़ायदा मिलेगा, दे विल गो फॉर रेजिस्टेंस टू दी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें जिसने प्लान किया है ऑब्वियसली उसको पता होगा कि क्या होना चाहिए था इस फेज तक, ये जितनी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट हुई है क्या वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुई और क्या उसको जिस तरह का आउटपुट देना चाहिए वैसा आउटपुट दे पा रही है या कि नहीं दे पा रही। इसके लिए स्ट्रेटेजिस्ट को डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये भी चांसेस होते हैं कि जहाँ पे डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर्स स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में डिविएशंस दिखाएंगे वहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट उनको मॉनिटर कर रहा होगा, वो उनको बता सकता है, गाइड कर सकता है कि इस तरह से नहीं, या ये जो आपका एक्ट है वो किस तरफ जा सकता है, या जो एक ट्रैक है जो एक प्लान है ये उससे डिविएट हो रहा है, तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो है फ्यूचर में भी इनइफेक्टिव हो जाए। तो उनको ट्रैक पे रखने के लिए स्ट्रेटेजिस्ट को डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर के साथ जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं? मैनेजमेंट आपको याद होगा इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के, वो आपने HRM में पढ़े हुए हैं, डिफरेंट और बुक्स में पढ़े हुए हैं। अब उनसे रिलेटेड ही इश्यूज आएंगे जो कि मैनेजमेंट इश्यूज होंगे। इसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मैनेजमेंट इशू जो हो सकता है दैट इज इस्टेब्लिशिंग द एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब वो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आपके रिवाइज होंगे क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होने जा रही है। अब वो कैसे एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है कि उस स्ट्रेटजी की बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू गोल सेट किया है और उस गोल से मैचिंग या आप कह सकते हैं कि इन लाइन एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट होनी चाहिए। अब ये एक क्रिटिकल इशू है। अगर यहाँ पे आपने एनुअल ऑब्जेक्टिव को गलत इस्टेब्लिश कर दिया तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर होगा ही होगा। इसी तरह से डिवाइस पॉलिसीज, जो आपने सेट ऑफ एक्टिविटीज उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आपने रोड मैप बनाया हुआ है, अगर वो उसके अंदर कोई गड़बड़ होती है तो अगेन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैन बी इनइफेक्टिव। देन रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन है तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन विल बी इफेक्टिव। और अगर प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए गए हैं तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन फिर आपकी इनइफेक्टिव हो सकती है। इसी तरह से बाकी कुछ और इश्यूज हैं। अल्टर एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हो सकता है कम आपकी स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट हो कि वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेबल ना हो, आपकी इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं या जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत वाइड है या वो बहुत नैरो है। डिपेंड्स के ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्ट्रेटजी चूज़ की है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अगर तो करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर आ सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा ताकि वो फ्लेक्सिबल हो और स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग, आप जो है वो फायरिंग करेंगे, लोगों की डी लेयरिंग करेंगे, आप क्या करेंगे उसके अंदर रीडिज़ाइन करेंगे जो आपको क्या हो रहा होगा। रिवाइज रिवार्ड एंड इंसेंटिव प्लान, ऑब्वियसली न्यू गोल सेट हुए हैं, न्यू पॉलिसीज बनी है तो उनके हिसाब से जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे और रिवार्ड और इंसेंटिव का प्लान भी चेंज होगा थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। मैच मैनेजर्स विद स्ट्रेटेजी, अब मैनेजर की कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज को आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखना है कि वो कर सकता है या नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी चेंज हुई है तो पॉसिबल है कि आपके जो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हैं उनकी स्किल्स उस स्ट्रेटेजी के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनके साथ मैच ना करें, तो फिर या तो उनकी आप डेवलपमेंट करें, सॉरी उनकी ट्रेनिंग करें या स्किल डेवलपमेंट करें, या फिर आप स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पीरियड के लिए किसी को कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हायर कर दें जो कि उसमें एक्सपर्ट हो।
जिसके पास वो मैचिंग स्किल हो। डेवलप अ स्ट्रेटजी स्पोर्टिव कल्चर। अब कल्चर है जो कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉमन शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, वो हो सकते हैं एग्जिस्टिंग की वजह से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल और उसमें जो न्यूली आपकी चोजन स्ट्रेटजी है वो इम्प्लीमेंटेबल ना हो, तो फिर आपको कल्चर को स्पोर्टिव बनाना पड़ेगा। अगर उसमें क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में, या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है, तो फिर आप ऑटोनॉमी दें अपने एम्प्लॉयज़ को, कल्चर अपना चेंज करें, उसकी वैल्यूज़ चेंज करें। इसी तरह से अडेप्ट प्रोडक्शन ऑपरेशंस प्रोसेसेस, वो भी चेंज करना पड़ेंगे, हो सकता है चेंज करना पड़े, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेसेस होंगे या वे ऑफ डूइंग टास्क होगा, आप उसको मॉडिफाई करेंगे। डेवलप एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। अब एचआर फंक्शंस जो हैं आपने उनको भी स्ट्रेटजी के लिहाज से सेट करना है। फिर डाउन साइजिंग एंड फर्दर एज नीडेड। अगर आपको लगता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है, उनकी स्किल्स जो है न्यू स्ट्रेटजी के लिहाज से आउटडेटेड हैं, तो आप उनको निकाल सकते हैं। लिंक परफॉर्मेंस एंड पे टू स्ट्रेटजीज, क्योंकि फोकस आपका स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, तो फिर आपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है उसके लिहाज से जो पे आपने सेट की है या करेंगे, दैट मस्ट बी लिंक्ड विद द स्ट्रेटजी। फिर जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रेटजी के हिसाब से चेंज होंगे। आपने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पे यू आर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, आपने उनको रीसेट करना है ताकि फोकस हो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अब ये एनुअल ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं अगर डिस्कशन करूं तो में फिर हमारा लेक्चर जो है वो यूज़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर्ड था इनके ऊपर डिस्कशन मैंने आपको जो है बता दिया। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और किस तरह से सेट किए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी बेस पे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बेस पे एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट करेगी। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज की बेस पे एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट करेगी तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में भी इफेक्टिव ना हो। तो इसलिए जो गोल सेट किए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, उनके लिए कंपनी को रिसोर्सेज अरेंज करना पड़ेंगे, या फिर बंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से करना पड़ेगी कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव रहे। और इसी तरह से जो है वो आपके मैनेजर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से इवेलुएट करेंगे, वो भी ऑब्वियसली एनुअल ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए हैं तो परफॉर्मेंस इवेलुएशन भी चेंज हो जाएगी, उसका मैकेनिज्म भी चेंज हो जाएगा। फिर ये कि इसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो किस तरीके से आप उसको उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि वेदर दी एम्प्लॉयज और दी मैनेजर्स आर अचीविंग दी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनलाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं हर डिवीजन और डिपार्टमेंट के। जो डिपार्टमेंटल लेवल पे हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिवीजन लेवल पे हर डिवीजन के गोल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये सारे गोल्स जो हैं ये मैचिंग गोल होने चाहिए विद दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपको देख लीजिएगा कि डिविजनल लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे किस तरह के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। फिर पॉलिसी आपको पता है, स्पेसिफिक गाइडलाइन है, मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं कि टास्क को या गोल को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। अब ये जितनी इन लाइन होंगी विद दी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, उतना ज़्यादा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन विल बी इफेक्टिव। और इसमें फिर आपने ये भी आपको खुद ही पढ़ना होंगे कि पॉलिसी के हवाले से किस टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसको किस तरह से पॉलिसी इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि उसमें सेक्सुअली कोई एक दूसरे को हरास ना कर सकता हो। फिर स्मोकिंग काम की जगह पे ना हो रही हो, आपने पॉलिसी को इस तरह से डिज़ाइन करना है।
फिर ये कि सीनियर जूनियर का या जिस तरीके से किसी की स्किल और एक्सपर्टीज की बेस पे किसी को आपने एम्पावर करना है, उसको ऑटोनॉमी देनी है या कि नहीं देनी है, पॉलिसी विल बी अकॉर्डिंगली चेंज्ड। इसी तरह से रिसोर्स एलोकेशन की बात की कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे कंपनी विल बी डिसाइडिंग अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर उसको अरेंज करना पड़ेंगे तो किस तरह से अरेंज कर सकती है, या एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की बंडलिंग किस तरह से की जा सकती है कि उनको ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता हो। अब इसके हवाले से भी डिफरेंट जो ट्रेड ऑफ डिसीजंस हैं कंपनी को लेना पड़ते हैं ताकि स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ट्रेड ऑफ डिसीजंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ डिसीजंस है 5 6 8 10, उनमें से आपने किन को छोड़ के किन को चूज करना है। ये ट्रेड ऑफ होता है कि क्या आपने डाउनसाइज करना है या रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, कंपनी का कल्चर चेंज करना है, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना है, करना क्या है। डिफरेंट ऑप्शंस तो हैं, उनमें से कौन से वाला ऑप्शन अगर आप चूज करें तो कंपनी की स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं क्योंकि सारे ही एम्प्लॉयज एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है ये डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं अमंग टू और मोर पार्टीज। इसमें मैनेजमेंट और जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स या जो उनकी सेल्फ इंटरेस्ट है या जो उनकी परसेप्शन है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी पर्सनैलिटीज़, इनकम्पेटिबिलिटीज़, उसकी बेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो इनको कैसे मैनेज किया जाएगा और क्यों मैनेज किया जाएगा? ऑफ कोर्स अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं किया जाता है, उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं किया जाता, तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी, मे भी इम्प्लीमेंट हो ही ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी है, डिफ्यूजन है और कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी और कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजी, कंपीटिंग स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। तो उनमें से आपका करंट जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए मोस्ट सूटेबल रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे ताकि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब एक और अहम चीज़ के स्ट्रेटेजी के साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मैच करना है। उसके लिए शेंडलर स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, एक शेंडलर ने एक फ्रेमवर्क बनाया कि सबसे पहले तो स्ट्रेटजी, जो न्यू स्ट्रेटजी है उसको डेवलप किया जाता है, और उसको ऑब्वियसली जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एक दफ़ा डिक्लाइन जाती है क्योंकि इंटरपर्सनल या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में एडजस्टमेंट में की वो शुरू हो जाती हैं, ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है क्योंकि न्यू स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो एक दफ़ा अनफ्रीज होगी, हर चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत चेंज आ रही होगी, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा होगा सब कुछ, और इसकी वजह से, इस हलचल की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, एक नया स्ट्रक्चर जो कि मैच कर रहा होगा स्ट्रेटजी से, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव बनाया जाए। और उसके बाद जब वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ इनलाइंड होता है, मैचिंग होता है, तो फिर स्ट्रेटजी को इजीली इम्प्लीमेंटेबल बनाया जा सकता है, वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस फिर से इम्प्रूव करना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्सटर्नल चेंजेस आते रहते हैं तो कंपनी को फिर स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है और फिर सेम साइकिल चलता रहता है थ्रू आउट दी लाइफ टाइम ऑफ दी स्ट्रेटजी। और इसमें इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। अगर उसमें मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा लेवल्स हों या उसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों को मीटिंग्स अटेंड करना पड़े या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत वाइडर हो,
तो इस टाइप के फिर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो डिसीजन मेकिंग और सारी चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसलिए फिर समझ आती है कि ठीक है, देर इज़ अ नीड के आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करें और स्ट्रेटजी के साथ इन लाइन स्ट्रक्चर बनाएं।